करते हैं। और यहाँ ध्यान दो, बच्चा आपसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपको बच्चे से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन द आउटपुट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सोचो बताओ। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमने पिछली क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको जो इनपुट मिलता है, इसको जो इनपुट मिलता है वो ऐसा रहता है, प्लस माइनस। ये उसको कैसा कन्वर्ट कर देता है, ये इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, HWR। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें देखो क्या होता है, प्लस माइनस। ये इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ इसमें, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देता है, फुल वेव रेक्टिफायर इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो पूछ रहा है कि अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको हमने जो इनपुट दिया है अगर वो 50 हर्ट्ज है तो उसका आउटपुट कितने हर्ट्ज का होगा, और अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो इसका आउटपुट कितने हर्ट्ज का होता। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। यहां पे देखो ये एक साइकिल है, यहां से लेके यहां तक की एक साइकिल, इसका भी एक साइकिल देखो यहां से लेके यहां तक की होगा। साइकिल किसे बोलते हैं, जब वो खुद को रिपीट करना शुरू कर दे। क्या इसने यहां से खुद को रिपीट कर लिया था क्या, नहीं, आगे गया, हाँ ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा। तो देखो इसने जितनी देर में ये ऊपर था, ये भी ऊपर था, लेकिन जब ये नीचे था तब ये 0 शो कर रहा था। तो जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ये भी तो इतनी देर में एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। भले साइकिल में यहाँ पे नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये है तो एक साइकिल। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये ऊपर जाता है तब ये ऊपर जाता है, जब ये नीचे जाता है ना तो इसमें एक और डायोड है, ये ऊपर ही जाता है। तो जितनी देर में इसने ये एक साइकिल कंप्लीट किया, उतनी देर में इसने कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए, ये एक ये दो, सेम चीज रिपीट होने लगती है तो उसको हम साइकिल कह देते हैं। तो ये एक साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, ये देखो। तो अगर इसमें इनपुट 50 हर्ट्ज है तो इसमें आउटपुट कितना हो जाता है, 100 हर्ट्ज। ये इसकी खूबसूरती, 100 हर्ट्ज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा देंगे आप उसका डबल क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिल रही है, इसको हम बाद में कम कर सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था कि फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है। हाँ हमको 50 चाहिए, तो बाद में हमारे पास है अल्टरनेटिव कि हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मेन हमारा यहाँ पे ये था कि पूछा इसने 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी। तो हाफ वेव की सेम रहती है, फुल वेव की क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाफ वेव है तो आधी हो जाती होगी, 25 हर्ट्ज पे टिक करके आते हैं। हाफ वेव है तो वही रहेगी सेम, फुल वेव में डबल हो जाएगी। क्या ये क्लियर है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज शोन इन फिगर। यहाँ पे जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक लगा हुआ है, क्या डायोड लगा हुआ है, पीएन जंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। ये तो एसी सोर्स है ना, कभी प्लस कभी माइनस होते रहेगा, तो कभी ये खुद से फॉरवर्ड हो जाएगा, कभी खुद से ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसका जो आउटपुट है ये क्या होगा, ये बताना है, ये वाला आउटपुट। आपको पता है ना इसमें से करंट कब पास होता है डायोड में से, जब ये कैसा बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। यानी कि इसका ये वाला जो टर्मिनल है ना, जब वो पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, ये एसी सोर्स है, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1
वुड बी जीरो एट ऑल टाइम्स, नहीं यार जीरो तो नहीं होगा हमेशा। ऑप्शन बी वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह मिलेगा विथ पॉजिटिव साइकिल्स इन आउटपुट। ऑप्शन सी क्या है, वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नेगेटिव साइकिल्स इन आउटपुट। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वुड बी लाइक दैट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर तो बन ही नहीं सकता, एक डायोड से आप फुल वेव रेक्टिफायर नहीं बना सकते। तो ऑप्शन डी तो खत्म है, ऑप्शन ए भी खत्म है, ऑप्शन बी या सी में से एक आंसर है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। आउटपुट क्या मिलेगा इसमें ये बताओ। हमें आउटपुट कब मिलेगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा ना तो पता है करंट यहीं से पास हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव बायस्ड होता है ना तब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिलता, तब ये हाफ वेव रेक्टिफायर, तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तब तो करंट यहाँ से पास हो जाता है, लेकिन जब ये रिवर्स्ड बायस होता है ना तब इसमें से करंट पास नहीं होता, तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो ये वाला जो सोर्स है ये किसका है, एसी का, और साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, मतलब ये समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि ये तो भी एसी सोर्स है। तो एक टाइम ऐसा है कि ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव ही नेगेटिव ना तो करंट यहीं से पास हो जाएगा, यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, अब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तो करंट अब पास होगा नहीं। तो जो भी हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाया होगा उसमें से हमको करंट पास मिलेगा, वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला। हाँ नेगेटिव वाला, पॉजिटिव में तो करंट यहीं से चला गया। अरे तुम एक बात बताओ, देखो तुम्हारे घर आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है। यहाँ पे ना हम लोग बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे हमने हैवी, जब भी आउटपुट लेते हैं ना हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है। जब यहाँ से करंट पास हो सकता है, जब ये पॉजिटिव है तो सारा करंट यहीं से जाएगा, लेकिन जब यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, एक ही रास्ता है, तो करंट यहाँ से पास होगा और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कि दो तीन बार पूछा इसलिए मैंने इसको बताया कि नेगेटिव साइकिल में हमको आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव में तो यहीं से यहीं चला जाएगा वो। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन ध्यान दो, इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट। देखो डायोड दिख रहा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो 0.3 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट। तो बताओ ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा, बताओ। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन ही नहीं है ये तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है। 5 के ओम है ये, हाँ 5 किलो ओम, इतना रेजिस्टेंस है। सबसे वाहियात और इजी क्वेश्चन है ये तो। आएगा 2.3 वोल्ट। हाँ हाँ सही। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो इसके अक्रॉस ना पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, इसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। आर दिया है, आई दिया है, तो इसके अक्रॉस भी तो वी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आपको आर पता है, आपको आई पता है, तो यहाँ पे ना V की वैल्यू आने वाली है 1 वोल्ट, क्योंकि 0.2 0.0002 इंटू 5K यानी कि 5000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ना 1 वोल्ट मिलेगा। सेम करंट इसमें से भी पास होगा, यहाँ पे तो देखो कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए यहाँ से नहीं जाएगा, ये देखो इसमें और आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है हमको, इसमें से भी कितना मिलेगा हमको, सेम 1 वोल्ट मिलेगा। क्या लगा के V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें 0.3 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 2.3 वोल्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा, a diode connected to a diode connected to an external resistance, a diode connected to
an external resistance and an EMF and an EMF, full stop, assuming the barrier potential, assuming the barrier potential difference of diode to be 0.5 volt, to be 0.5 volt, full stop, find current in circuit, find current in circuit in milliamperes, in milliamperes. इस सर्किट में करंट निकालना है आपको मिली एम्पियर्स का। सबसे पहली बात तो देखो, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, वहां करंट इसमें पास होगा। अगर रिवर्स बायस होता तो सीधे हम जीरो बोल देते हैं। हाँ, ये 0.5 करंट एंड ईएमएफ बैटरी से कनेक्टेड है। तो एक डायोड है जो कि एक रेजिस्टेंस है और एक ईएमएफ से कनेक्टेड है, यानी कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, और उसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। तो बताओ यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। टू 2.5 इंटू 10⁴ मिली वोल्ट। वैल्यू भी मैच नहीं कर रहे। समझिए क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डायोड है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.5 वोल्ट। देखो देखो यहाँ देखो, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0.5 वोल्ट का है। तो बाकी बचा कुचा किसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। मतलब कितना बच गया, अब 4 वोल्ट वोल्टेज दिया है, 4 वोल्ट इतना, और ये दिया हुआ है आर, तो इसमें से आई पता चल जाएगा। भाई उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट, तो उससे जो करंट पास हो रहा होगा सर्किट में, वही तो करंट पास हो रहा होगा। कितना आ जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100। हाँ, तो अभी क्या आ जाएगा, 0.04, ये एम्पियर है पर इसमें मिली एम्पियर में पूछा है ना शायद। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिली एम्पियर। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली एम्पियर बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको बाद में करा। तो देखो, डायोड एज अ रेक्टिफायर, आप लोग इसकी क्लास में मिस थे ना, नहीं आए थे इसकी क्लास में, आप भी नहीं आए थे। और कौन था एब्सेंट, आप लोग एब्सेंट थे। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, बाकी आप लोगों को घर जाके फिर लिखना है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम है पीएन जंक्शन। इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जब इसके ये वाले सिरे को आप पॉजिटिव टर्मिनल से और ये वाले सिरे को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी इसमें करंट ये फ्लो होने देता है, अदरवाइज ये अपने आप में से करंट फ्लो नहीं होने देगा। इसी को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ये है पी और ये है एन, यही है पीएन जंक्शन। तो पी को पी से आपने जोड़ दिया, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। पी को पी से, एन को एन से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे मोबाइल का चार्जर बनाते हैं। हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है, जब आप उसको देखेंगे तो उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, 5 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी। और हमारे यहाँ करंट कौन सा आ रहा है, 220 वोल्ट एसी। तो 220 वोल्ट है, उसको पहले तो आपको कम करना पड़ेगा, 5 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। और एसी जो करंट होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ऊपर नीचे। और डीसी जो करंट होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है।
तो आपको वहां से यहाँ पे पहुंचना है। 220 वोल्ट को पहले 5 वोल्ट बनाने के लिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया। हमने ट्रांसफार्मर का जैसे यूज किया तो ये क्या करेगा, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी वो ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे जाने वाला। इसने सिर्फ उसकी वैल्यू को कम किया है। तो देखो अभी भी करंट जो है ना अल्टरनेट है, अल्टरनेट करंट है। तो इसका ये वाला सिरा पहले पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। थोड़ी देर के बाद ये वाला सिरा नेगेटिव होगा और ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट करंट है ना, करंट एक बार उस डायरेक्शन में जाता है, एक बार इस डायरेक्शन में। तो जब ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव है तो ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो ये अपने आप में से करंट को पास होने देगा। तो देखो जब इसमें हमको करंट मिला इनपुट, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तब हमको इसमें से भी आउटपुट मिलता है। लेकिन अगले साइकिल में जब ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव, तो देखो ये नेगेटिव से जुड़ा है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस केस में करंट पास नहीं होता। तो अगर करंट पास नहीं होता तो हमको एक फ्लैट लाइन दिखेगी, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग कौन सा रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्योंकि पूरी जो वेव थी ना उसमें से सिर्फ इसने आधे पोर्शन का इस्तेमाल किया है, आधे को इसने यूज ही नहीं किया है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। लेकिन देखो जितनी देर में इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उतनी ही देर में इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। अब देखो इसका दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर टेप्ड, कहां बीच में, इसमें बोल रहे हो कि इसमें बोल रहे हो, ये अच्छा वो ऐसे सिंबल बना दिया है उसने, वो कुछ नहीं है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इस बार भी उसने वोल्टेज को कम कर दिया। अब देखो ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप में से करंट को ऐसा पास होने देगा। ये नेगेटिव है तो इसमें से तो करंट पास होने ही नहीं वाला, तो सारा करंट ऐसा पास होगा। तो जब इसका देखो ये वाला हमको मिल रहा है, तब इसमें हमको आउटपुट मिला, करंट इस डायरेक्शन में गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अब करंट इसमें से पास होगा, लेकिन जो बीच में रेजिस्टेंस है उसमें देखो करंट पहले भी इसी डायरेक्शन में गया था, अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट हमको देखो अब कैसा मिलेगा, दोनों साइकिल्स का इसमें इस्तेमाल हो गया। जब ये वाला पॉजिटिव था तो देखो ये ऊपर वाला साइकिल मिला हमको, तब इसमें करंट जो है ना वो ऐसे गया, तब हमको ये मिला आउटपुट, इसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगा ना, उसमें से करंट पास हो रहा है। अब इसमें से करंट जा रहा है, ये आर है, आर है, आपको आई मिला तो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस वी मिलेगा। दूसरी बार क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव, तब करंट ऐसे गया, करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप आपको फिर से मिलेगा। तो देखो फिर से आपको वोल्टेज ड्रॉप मिला। तो जब इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, तब इसके दो साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या मिलती है हमको, जस्ट डबल मिलती है। तो उसके बारे में जो भी कथा कहानी है वो मैंने पूरी यहाँ पे लिख दी है। एक छोटी सी वो है, जैसे इसमें देखो मैंने एस और नीचे में 1 लिखा है ना, सब्सक्रिप्ट 1, इसमें ये ऊपर ही लिखा गया है, तो आप समझ जाना ये S2 है, छोटा सा 2 नीचे में, तो S1 S2 इसको करके लिख लेना, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया डायोड 1, इसको मैंने नाम दे दिया डायोड 2, D1 D2, तो ये D छोटा 2। चलिए इसके बाद लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, ये आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। तो इसमें हम लोग 3 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले फोटो डायोड देखेंगे, उसके बाद एलईडी देखेंगे, और उसके बाद सोलर एप्लीकेशन इसकी देखने वाले हैं। हमारे छतों के ऊपर जो फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं, सोलर पैनल, वो कैसे वर्क करते हैं वो हमको देखना है। तो पता नहीं कि पूछेगा कि नहीं एग्जाम में, लेकिन उसने एप्लीकेशन बोला है ना, तो मैंने क्या है 2-3 चीजों को कवर कर दिया है कि इनकी वर्किंग समझ लो। मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद ना पूछे एग्जाम में, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लिखिएगा फोटो डायोड, फोटो डायोड लिखिए। फोटो डायोड इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो
रे ऑप्टिक्स वगैरह आपने पढ़ा है, तो इस ऑप्ट वर्ड से आप लोग मिल चुके हैं पहले। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच करंट कैरियर्स, इन विच current carrier are generated by photons, are generated by photons through photo excitation, through photo excitation। अगर फोटो डायोड के बारे में आपसे पूछा तो वो एग्जामिनर एक ही लाइन को ढूंढेगा कि आपने वो लिखी है कि नहीं लिखी है। कोई बच्चा अगर फेंकेगा तो वो लाइन नहीं लिख सकता। वो लाइन है क्या, आप देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है कि रिवर्स बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग है। देखो P को उसने N से जोड़ के रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो रिवर्स बायस हमेशा यूज होता है। क्यों ऐसा यूज होता है वो मैं भी बताऊंगा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन नहीं लिखे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। या तो डायग्राम में उसको दिखाओ या तो लिख के दिखाओ। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इन फोटोडायोड, इन फोटोडायोड a transparent window is made to allow, in photodiode a transparent window is made to allow the light of suitable frequency, light of suitable frequency to fall on it, to fall on it। देखो ये फोटो डायोड वगैरह का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे कि एक इसका सीधा साधा एग्जांपल बता रहा हूँ। इससे जो हमको करंट मिलेगा ना, इससे हमको ना करंट मिलने वाला है पहली चीज। लेकिन उस करंट का हम लोग इस्तेमाल बल्ब जलाने के लिए या डे टू डे लाइफ के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले। उससे जो करंट मिलेगा ना, उसका इस्तेमाल हम लोग एक ही चीज में करने वाले हैं, एज सिग्नल। एज सिग्नल कैसा सिग्नल सर? आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो कई बार सुबह भी जल रही होती है। तो सोचो अगर हम उनके ऊपर एक ऐसा डिवाइस लगा दें, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़े वो एक सिग्नल भेज दे कि भैया इस लाइट को बंद कर दो, और हमारी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए। तो देखो उससे जो करंट मिला उसका आपने यूज क्या किया, सिर्फ लाइट को ये बताने के लिए कि हमें बंद हो जाना है। क्या उससे आपने कोई पावर आउटपुट किया क्या? कुछ भी नहीं। तो उसने सिर्फ सिग्नल दिया आपको छोटा सा, भैया लाइट आ गई है। जैसे वो लाइट पड़ेगी ना, उसमें से छोटा सा करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, मेन स्ट्रीट लाइट को बंद रखने के लिए करेंगे। लेकिन जैसे अब इसके ऊपर लाइट पड़ना बंद, ये करंट फ्लो होना बंद, तो स्ट्रीट लाइट को अब सिग्नल नहीं मिलेगा कि बंद रहना है, वो अपने आप चालू हो जाएगी। इसका करंट जो है ना, देखो किस रेंज में मिल रहा है हमको, माइक्रो एम्पियर। तो इस करंट को तो आप किसी भी चीज में, मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते आप इससे। लेकिन ये छोटा सा सिग्नल हमको काम में आ जाता है कि स्ट्रीट लाइट को बंद कर दो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर होते हैं, वो देखते हैं अच्छा करंट आ रहा है, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो हमें स्ट्रीट लाइट को भी बंद रखना है। माइक्रो एम्पियर, इतना छोटा सा हमको करंट मिलता है, हमें इसी की जरूरत है यहाँ पे। तो इसको देखो रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जो पीएन जंक्शन होता है उसमें एक डिप्लीशन लेयर होती है। इस डिप्लीशन लेयर के कारण में यहाँ के होल्स यहाँ नहीं जा पाते और यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाते। इस डिप्लीशन लेयर के कारण ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन को ना पूरा कवर करके रखे हुए हैं, लेकिन जो इसका ये मेन जो जंक्शन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट को फॉल होने देते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर में लाइट फॉल होती है तो यहाँ के जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जो निगेटिव आयंस बन गए थे, निगेटिव आयंस क्यों बने थे, क्योंकि यहाँ पे जो एटम था ना उसमें होल्स मौजूद थे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के उसमें चले गए। जैसे ही उनको ये एनर्जी मिलती है तो पता है इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री हो जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर्स आ गए, और अब यहाँ पे हमको करंट फ्लो होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसको हमने रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया है, तो करंट भी वहां पे कैसा मिलता है हमको, एकदम माइन्यूट सा करंट मिलता है। बच्चे पूछते हैं सर तो इसको हमने फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? फॉरवर्ड कंडीशन में भी तो करंट मिलता है। क्या आपको याद है हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वोल्टेज वर्सेस करंट, फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए? तो देखो जब हमने फॉरवर्ड बायस्ड के लिए बनाया था तो हमको कुछ ऐसा मिला था, कुछ
और जब हमने रिवर्स्ड बायस के लिए बनाया था तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिला था। लेकिन यहाँ पे जो करंट था वो था माइक्रो एम्पियर में, और यहाँ जो करंट था वो किस में था, मिली एम्पियर में। तो हम लोग अगर रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं तब तो हमको माइक्रो एम्पियर में करंट मिल रहा है, कितना अच्छा होता, हम इसको मिली एम्पियर में भी यूज कर लेते हैं। मिली एम्पियर में मिलता तो हम सिग्नल सिग्नल तो मिला ना, सिग्नल तो सिग्नल है। तो लाइट ज्यादा भी मिल गई तो क्या दिक्कत है, अगर ज्यादा करंट भी मिल गया तो। नहीं, तो जो हमने रिवर्स बायस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया, ये है रिवर्स बायस कंडीशन। कोई ग्राफ याद आ रहा है कि नहीं? रिवर्स बायस में मैंने बताया था हम लोग वोल्टेज नेगेटिव लगाते जा रहे हैं, वोल्टेज नेगेटिव, तो देखो पीछे जा रहे हैं तो करंट जो है एक टाइम के बाद में शूट अप हो जाता है। इसलिए हम लोग यहां से लेके बस इसको यहां तक के यूज करते हैं। तो हम लोग इसको रिवर्स बायस में ही, इसलिए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों इसको रिवर्स बायस में ही यूज कर रहे हैं। रिवर्स बायस में हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां से लेके यहां तक के ना इनके बीच का जो रिलेशन है ना ऑलमोस्ट लीनियर होता है, लीनियर। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली होता है, इसलिए हम लोग को लीनियर रिलेशन मिलता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, एक लाइन की तरह। अगर मैं इसको बहुत जूम करके आपको दिखाऊं, बहुत ज्यादा जूम करके, तो ग्राफ ना कुछ ऐसा मिलता है हमको, ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह। बहुत जूम कर दिया मैंने, तो देखो इनके बीच में आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है। लेकिन वहां ना लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलता, वहां पे ये ऐसा कुछ मिल रहा है, हाँ जूम करने के बाद। अदरवाइज ये गैप बहुत कम होता है जैसा वहां दिख रहा है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। क्या आपसे कोई पूछेगा रिवर्स बायस कंडीशन में क्यों यूज करते हैं? नहीं। लेकिन क्योंकि रिवर्स बायस में यूज किए हैं तो मैंने उसका बता दिया पर्पस क्या है, क्योंकि रिलेशनशिप लीनियर होता है जिसे हम बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये एक हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, तो इनके बीच में क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है। इस डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं और कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर बाहर से लाइट पड़ती है, बाहर से जो लाइट पड़ रही है मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, और इन फोटॉन्स के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी वो यहाँ पे दे देते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आ रहा है ना, फोटॉन्स आके टकराते थे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते थे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गए और वही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। तो लिखिएगा, in photodiode a transparent window is made to allow the light of suitable frequency to fall on it, full stop. It is operated under reverse bias condition. इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, इसे लिखे बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे। It is operated under reverse bias condition, full stop. The conductivity of PN junction, the conductivity of PN junction photodiode, photodiode। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी मतलब उतने ज्यादा फोटोन आके टकरा रहे हैं, जितने ज्यादा फोटोन आके टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और ज्यादा करंट हमको मिलेगा। तो लिखिएगा, it is operated under reverse bias condition. The conductivity of PN junction photodiode increases with the increase in intensity of light falling on it. ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीएन जंक्शन फोटोडायोड इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो वो वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये इसका सिंबल है और ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी लाइट की तो देखो करंट की वैल्यू भी अब आपको ज्यादा मिलेगी। बना लो 1 मिनट में डायग्राम।
हाँ, 1 2 3। लिखिएगा यूज ऑफ फोटो डायोड्स, बना रहे हो। ये भी इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी है। करंट को इसने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है, बस हमको ये समझ में आ जा रहा है। देखो यहाँ पे इस वाली इंटेंसिटी के लिए करंट इतना मिल रहा है और इस वाली इंटेंसिटी के लिए करंट हमको इतना मिल रहा है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये I1 करंट मिल रहा है और यहाँ पे ये I2 करंट मिल रहा है। मतलब सेचुरेशन करंट वो कांस्टेंट जब हो गया तो वो वैल्यू लिख दी है, स्मॉल आई स्मॉल आई। लिखिएगा यूज ऑफ फोटोडायोड्स, इसका यूज कहां कहां होता है। हाँ, तो जब हमने ऊपर वाला ग्राफ बनाया था ना फॉरवर्ड बायस्ड का, उसमें मिली एम्पियर में करंट मिलता है। भाई ये कब करंट को पास होने देते हैं, करंट को ना एक्चुअली ये दोनों कंडीशन में पास होने देते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। लेकिन जब फॉरवर्ड में पास होने देते हैं ना तो मिली एम्पियर में पास होने देते हैं, और इसमें माइक्रो एम्पियर में। दोनों के बीच गैप कितना है, 10⁻³ ऑर्डर का। इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं और बोल देते हैं इसमें करंट ही पास नहीं हुआ। करंट दोनों में पास हुआ लेकिन उससे 10⁻³ टाइम्स कम है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल बोलते बोलते रिवर्स में पास नहीं हो रहा है। देखिएगा यूज ऑफ फोटोडायोड्स, नंबर वन, इन फोटो डिटेक्शन, इन फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स। हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल्स पास होते हैं वो लाइट के फॉर्म में ही होते हैं। तो रिसीवर एंड पे ना ये फोटो डायोड लगा होता है, जैसे उसको सिग्नल रिसीव हुआ वो बता देता है हाँ सिग्नल रिसीव हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन वो अब सिलेबस से ही खत्म हो गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक्स के एंड में सिग्नल जहां रिसीव होते हैं ना वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हमने लिखा नंबर वन इन फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स। उसके बाद नंबर टू लिखिएगा इन डी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, डीई मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये भी कम्युनिकेशन में ही हमको पढ़ना पड़ता है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, डी मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। एप्लीकेशन है तो इसको लिख लो। नंबर थ्री इन स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ। जो स्ट्रीट लाइट है, इन स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ। उसके बाद एक इनका और एग्जांपल है, वो है इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, इन रीडिंग ऑफ कंप्यूटर्स
कॉमा कॉमा punched cards and tapes. punched card and tapes. एक्चुअली होता क्या है कि इंडस्ट्री में ना पंच्ड कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पंच्ड कार्ड क्या होता है कि समझ लो बहुत बड़ी सी ऐसी कोई टेप टाइप की है, इसमें ना अलग अलग जगह पे ऐसे होल होते हैं, अलग अलग जगह पे। दो होल का कुछ और मतलब है, तीन होल का अलग मतलब है। अगर होल्स ऐसे आगे पीछे बने हैं तो उनका कुछ और मतलब है। पर इसको पढ़ेगा कौन? इसको कौन पढ़ता है? फोटो डायोड। ये टेप कहीं से हम पास कराते हैं, इस साइड लाइट रहेगी और उसके पीछे फोटो डायोड होंगे, तो देखते हैं कि किस टाइप का सिग्नल रिसीव हुआ है। अच्छा, दो ऐसा रिसीव हुआ है, इसका मतलब है कि हमें मशीनिंग करनी है। अगर तीन रिसीव हुए मतलब समझ जाओ वहां पे कोई और ऑपरेशन करना है। पंच कार्ड का काम यही है कि अभी देखो क्या होता है, हम लोग मशीनों में सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम बना देते हैं कि ये काम तुमको करना है। और पहले पंच कार्ड बनते थे। पंच कार्ड में क्या करते थे हम लोग, एक सॉलिड एक ऐसा कार्ड लेके उसमें कुछ होल्स करते थे। उस होल को जैसे मशीन में डाला जाता था, उस कार्ड को, जैसे अभी बारकोड स्कैन करते हैं ना, वैसे उसमें क्या होता था, लाइट डालती थी वो, और लाइट को नीचे फोटो डायोड्स रिसीव करते थे, और उससे वो समझ जाते थे यहाँ यहाँ फोटो डायोड पे लाइट मिली है, मतलब हमको ये काम करना है। उसमें पहले से प्रोग्रामिंग फिक्स्ड होती थी कि यहाँ यहाँ लाइट मिलेगी तो तुमको ये करना है, ऐसी लाइट मिलेगी तो ये काम करना है। छोटा सा रहता है तो उसको कार्ड कहते हैं, और जब वो बहुत लंबा प्रोग्राम होता है तो उसको हम लोग टेप कह देते हैं। इसके बाद लिखिएगा अगला, लाइट एमिटिंग डायोड। सबने इसका नाम सुना है, सबने देखा भी है, एलईडी। एलईडी दिवाली के टाइम पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, हम लोग ऊपर वाला जो पी है ना उसको एकदम पतला सा बनाते हैं, एकदम पतला सा, और नीचे वाला जो एन है उसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं। ये देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इनके बीच की ये डिप्लीशन लेयर है। ये देखो इनके बीच की ये डिप्लीशन लेयर है, ये है डिप्लीशन लेयर इनके बीच की, ये है डिप्लीशन लेयर। अब हमने क्या किया है, इसको एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब उसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। देखो उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग है, पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से, इलेक्ट्रॉन है। और ऊपर में कौन है, फोटॉन्स है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करता है, फोटोन को इधर पुश करता है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहां से फोटोन आते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही डिफ्यूज होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। या तो एनर्जी रिलीज होती है किसी चीज में, और किसी चीज में क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे ही वो आपस में डिफ्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे हमको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मिलती है हमको फोटॉन्स के फॉर्म में। तो डिप्लीशन, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ डिप्लीशन लेयर है, तो हमने इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ से ये लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये रिपेल करेगा, ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ से उसको रिपेल करेगा, यहाँ से ये होल्स को रिपेल करेगा, तो ये डिप्लीशन लेयर में एक दूसरे से जाके डिफ्यूज हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये डिप्लीशन इस वाले को हमने इतना थिन बनाया है कि जैसी उनको एनर्जी मिलती है ना, तो वो एनर्जी जो है ना ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये देखो ये मटेरियल है ही नहीं, तो वो एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाती है, और ये लाइट के फॉर्म में ये एनर्जी निकलती है। हम इसको ऐसा बनाते हैं, अभी बताऊंगा कैसे बनाते हैं, कि ये जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। हमारे विजिबल वेवलेंथ वाला इसमें से एनर्जी निकलना चाहिए, तभी तो लाइट हमको दिखेगी। अगर विजिबल वेवलेंथ वाला नहीं निकला तो वो लाइट हमको दिखाई नहीं देगी। ऐसी लाइट का हम क्या करेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम लोग इसको ऐसा सेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, आप जानते हैं ना विजिबल वेवलेंथ कहां से कहां तक के होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक के होता है।
690 में रेड कलर होता है, उससे कम जाते जाओगे तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा कलर आता है? वायलेट। 400 nm में वायलेट होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग कलर की लाइट, तो उसको हम ऐसा सेट करते हैं कि हर बार अलग अलग एनर्जी के उसमें से फोटोन निकले, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कलर। तो अलग अलग कलर की हम लोग फैंसी लाइट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, एलईडी इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एलईडी इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो पिछले वाले में क्या था? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, लाइट पड़ रही थी, करंट बना रहा था। यहां पे हमने उसको करंट दिया है और वो लाइट बना रहा है। पिछले वाले केस में देखो क्या था, उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, लाइट पड़ी और उसने करंट बनाया, तो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग करंट दे रहे हैं और बदले में ये लाइट दे रहा है, तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, एलईडी इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts electrical energy into light energy, which converts electrical energy into, sorry, हाँ, electrical energy into light energy, full stop, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, it is a heavily doped, मतलब इसमें बहुत जम के हम डोपिंग करते हैं, heavily doped pn junction diode, pn junction diode which emits spontaneous radiation under forward bias, under forward bias, under forward bias। इसमें ना एक और चीज पूछता है, एक दो बार पूछा है एग्जाम में, इससे जो एनर्जी वाले फोटोन निकलते हैं उनके पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? उसका आंसर है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके पास एनर्जी होना ही चाहिए। सर ऐसा क्यों? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी तो क्या होगा? तो पहले देखते हैं 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो क्या होने वाला है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके पास एनर्जी होगी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.8 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कर लूं तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू हमको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, इंटू इसकी हमको वैल्यू लाइट की पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू रख के लेमडा निकालेंगे, क्या आएगा? 1240। हाँ, अभी देखो यहां से अगर हम लोग जब सब वैल्यूज पुट करेंगे ना, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे, ये देखो 1.8 मैंने रख दिया है, अगर नहीं रखता तो 1240 आता। यहाँ पे मैंने 1.8 रख दिया है, तो आंसर आता है इसका पता है कितना? 690 nm, यानी कि आपको रेड कलर की लाइट मिलेगी, रेड कलर की लाइट। अब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे 1.8 से 1.9, तो वेवलेंथ और कम होने लगेगा, यानी अब वो कम से कम 400 तक की धीरे धीरे पहुंचेगा। अगर आपने 1.8 से ज्यादा की ली होती एनर्जी, तो देखो यहाँ पे, सॉरी, इससे भी कम की ली होती तो आपको वेवलेंथ क्या मिलता? ज्यादा मिलता। और अगर वेवलेंथ ज्यादा मिलता तो वो विजिबल रेडिएशन में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं साधना? तो 690 में नैनोमीटर का हमको वेवलेंथ मिला कब? जब हम, हमारी जो एनर्जी थी वो कितनी थी? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम एनर्जी वाले फोटोन निकलेंगे तो वो लाइट हमको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका वेवलेंथ ऐसे रीजन में चला जाएगा जो हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें अभी, इन एन एलईडी, आज खत्म, तो क्या इसका भी मैं ऐसे ही बना के भेज दूंगा, आप लोग लिख लेंगे? ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्शन तो समझ गए, डायग्राम को बस बना लो, इसका डायग्राम। हाँ, डायग्राम मैं अब नहीं बनाऊंगा उसमें, इसी डायग्राम को अब बना लो, छोड़ दो ना।
तो इसके लिए एक पूरा पेज छोड़ देना, एक पूरा पेज छोड़ दो। डायग्राम बनाने के बाद पूरा एक पेज इसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, हमारा बल्ब भी तो हमको लाइट दे रहा था, हमारा प्यारा बल्ब भी तो हमको लाइट दे रहा था, तो हम क्यों बनाने लगे एलईडी? हाँ, जो येलो वाले बल्ब आते हैं वो भी तो लाइट देते हैं। हाँ, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में नहीं। इसलिए देखना, जो पीले वाले बल्ब लगते थे ना, वो 100 वाट 200 वाट के लगते थे। जो एलईडी लगती है ना, वो कितनी लगती है? 8 वाट 10 वाट में काम हो जाता है हमारा। तो इस कमरे को रोशन करने के लिए आपको 20 वाट की एलईडी रोशन कर देगी, लेकिन अगर पीला वाला बल्ब लगाते हैं ना, तो 400 वाट के बल्ब लगाने पड़ जाते हैं, तब सेम अमाउंट ऑफ लाइट मिलता है। हाँ, पहले जो ट्यूबलाइट आती थी वो 40 वाट की होती थी। हाँ, मतलब वो भी एलईडी भी ज्यादा पावर के आते हैं भाई। इस कमरे में एक ही बल्ब लगाना है तो 40 वाट का एक बल्ब लगा दो। सीएफएल जो है ना, वो समझ लो ट्यूबलाइट का ही एक दूसरा फॉर्म। हाँ, छोटा ट्यूबलाइट समझ लो। तो एलईडी के एडवांटेजेस हैं कि बहुत कम पावर में ये चल जाती है। इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है एलईडी का। सस्ती है एलईडी, इजी टू हैंडल है। एलईडी का इस्तेमाल करके हम लोग, एलईडी का इस्तेमाल करके तो टीवी टीवी में होता है एलईडी। एलईडी टीवी लिए बताते हैं, उसमें सोचो कितने छोटे छोटे वहां पे एलईडीज लगे हुए हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। हाँ, इसमें भी 4-5 लगे रहते, छोटे छोटे ऐसे रहते हैं, पर स्क्रीन में तो और भी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। तो जो मैंने बताया आप लोगों को, फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग बीच में फाइबर यूज करते हैं, यहां से लाइट जाती है, वहां पे लाइट रिसीव होती है। या लाइट निकालेगा कौन? एलईडी। रिसीव कौन करेगा? फोटो डायोड। ये लाइट निकालता है, फोटो डायोड क्या करता है? लाइट को रिसीव करता है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा अभी तो क्वेश्चन भी है। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोडायोड बनाया गया है जिसमें बैंड गैप कितना है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मतलब 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी आप दोगे ना, तभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूरी है। कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ 600 nm? हाँ, 6000। तो देखो क्या हो रहा है, आपने एक फोटो डायोड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, फोटो डायोड का। ये फोटो डायोड जो है, यहाँ पे देखो ये डिप्लीशन लेयर है, इसके ऊपर एक सर्टेन वेवलेंथ का कुछ रेडिएशन पड़ेगा, तभी इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे और यहाँ पे एक करंट आपको फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ये जो वेवलेंथ वाली जो लाइट आ रही है, वो सफिशियंट है इनको उस जगह पे पहुंचाने के लिए? तो देख लो 600 nm है, इससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है? फॉर्मूला याद आ रहा है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। इसमें इसकी जगह पे रख के देख लो 6000 nm। ये वैल्यू निकाल के देखो, अगर 2.8 से ज्यादा है तो हाँ उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर 2.8 से कम है तो इतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही है कि ये बेचारे कंडक्शन बैंड में आए, और तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बता दिया मैंने कैसे सॉल्व, समझ में तो आ गया ना कैसे सॉल्व होगा। 442.8, 6.67 into 10 to the power -34, 3 into 10 to the power 8,
और इसको आपने क्या रखा 6000 इंटू 10⁻⁹। अच्छा 2.8 के लिए आपने क्या निकाला वेवलेंथ। हाँ ऐसे पकड़ो कान चाहे वैसे एक ही बात है। हाँ चलो मेरे पास वेवलेंथ वाला आंसर नहीं है, ये भी नहीं है वैसे तो। इसके बाद है आखिरी सोलर सेल, 12th स्लाइड है ये आखिरी। नहीं सोलर सेल के लिए लिख, पहले समझ तो लो क्या चीज है सोलर सेल। सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो ये करंट पैदा करती है, और इससे जो करंट हमें मिलेगा उसे हमें स्टोर करना है, उससे हमें सिग्नल नहीं चाहिए भाई, उससे हमको पंखा एसी टीवी फ्रिज कूलर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है। तो इसलिए हम इसको किस में यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हम इसमें भी एक पीएन जंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें देखो पी जो है ना वो इतना पतला है, इतना पतला है कि जो सनलाइट पड़ेगी ना वो डायरेक्ट जाके ना किसमें पेनिट्रेट कर सकती है, जो हमारा डिप्लीशन लेयर है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे नीचे ना एक मेटेलिक बेस होता है जिसके अंदर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं, फिर ऊपर में हम लोगों ने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा है, तो बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई। और ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग इतना पतला रखते हैं कि सनलाइट जो है ना वो डायरेक्ट जाके डिप्लीशन लेयर में जाके एंटर कर सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में ना बहुत सारी मेटल की स्ट्रिप्स लगाते हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो आपको ना ऐसे ऐसे ये मेटल की आपको कुछ दिखाई देंगी। कभी किसी सोलर पैनल पे जाके देखना आप लोग, आपको मेटल की ऐसी ना बहुत सारी लाइंस दिखाई देंगी। इन सबको हम लोग एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। इनको एक साथ कनेक्ट कर दिए तो ये एक टर्मिनल बन जाता है। अब होता है क्या है कि जैसे इसके ऊपर ये लाइट पड़ रही है इसको एनर्जी मिल रही है, और जब जब एनर्जी मिलेगी इस डिप्लीशन लेयर को तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो अब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचे और वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में हेल्प कर सकते हैं। बस यही सोलर सेल का फंक्शन, इतना ही था। इसकी मैं थ्योरी आप लोगों को भेज दूंगा। और सोलर सेल का यूज कहां कहां होता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिना हम उसको एनर्जी दिए रात भर उसको रोशन रखेंगे। ठीक है, तो यहां आप लोगों का ये खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन है ना वो भी आप लोग को लिख के दूंगा। उसमें सबसे पहला ये कि इसमें 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले फोटोन ही क्यों निकलना चाहिए एलईडी में, क्योंकि वही हमको दिखते हैं, इससे कम एनर्जी वाले दिखाई नहीं देंगे, ऐसा रेडिएशन है। और इसमें मैं आपको लिख के भेजूंगा कि गैलियम आर्सेनाइड का ही इस्तेमाल क्यों, देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो कि इसको बनाने में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसको भी लिख के भेजूंगा और उसका भी आंसर लिख के भेजूंगा, उसको आप लोग कम से कम कॉपी कर लेना। हाँ मतलब नहीं, उसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम लोग गैलियम आर्सेनाइड की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, याद है ना, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट। तो गैलियम आर्सेनाइड की हम लोग इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम अगली क्लास में उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास से जो भी अगली क्लास होगी ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करना शुरू करेंगे पहली यूनिट से, चैप्टर 1 से। किसी के नहीं, कईयों के पास होगा, तो सुनो ध्यान से। हाँ बस 1 मिनट